मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के कुछ ही घंटों के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने कई सप्ताह से जारी अपना विरोध प्रदर्शन भी समाप्त करने की घोषणा कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुक्रवार तक जिस सरकार की ओर तक शिक्षा मंत्री को हटाने का कोई संकेत नहीं दिया जा रहा था, उसने केवल 24 घंटे के भीतर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? क्या सीजेपी की ओर से दिया गया 72 घंटे का अल्टीमेटम प्रधान के इस्तीफे की असली वजह बना? क्या सरकार को यह डर था कि छात्र एक बार फिर संसद की ओर मार्च करेंगे, या फिर संसद के मानसून सत्र, विपक्ष के बढ़ते दबाव और देश भर में फैलते युवा आंदोलन ने सरकार को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया? रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शनिवार को सामने आया। ये खबर आते ही दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हजारों छात्रों और सीजेपी समर्थकों के बीच जश्न का माहौल पैदा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे छात्रों की एक बड़ी जीत, युवा शक्ति की जीत और लोकतांत्रिक दबाव की जीत बताया। लेकिन इस इस्तीफे की भूमिका एक दिन पहले यानी शुक्रवार को हुई केंद्र सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों की दूसरे दौर की बातचीत में ही तैयार हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की थी। सरकार को उम्मीद थी कि प्रदर्शनकारियों को परीक्षा सुधार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में बदलाव और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून का आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। लेकिन बातचीत के दौरान सीजेपी प्रतिनिधियों का रुख बेहद सख्त रहा। छात्र नेताओं ने सरकार के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी तत्काल और सबसे प्रमुख मांग केवल एक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी नेताओं ने कहा कि वे इस मांग में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। उनके अनुसार परीक्षा व्यवस्था में जो गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, उसके बाद केवल अधिकारियों के स्थानांतरण या जांच समितियों से काम नहीं चलेगा। राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार सीजेपी प्रतिनिधियों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और उन्होंने कहा यदि 72 घंटे के भीतर धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया गया तो छात्र और समर्थक एक बार फिर संसद की ओर मार्च करेंगे। ये चेतावनी सरकार के लिए बेहद गंभीर थी, क्योंकि इससे पहले संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी टकराव हुआ था। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कई छात्रों के घायल होने की तस्वीरों ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था। सीजेपी ने कथित तौर पर यह भी कहा कि यदि सरकार उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं करती है तो 72 घंटे की समय सीमा को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि आने वाले 3 दिनों में केंद्र सरकार पर देशव्यापी राजनीतिक और जन दबाव और ज्यादा बढ़ सकता था। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी नेताओं से कहा कि वे इस मांग की जानकारी सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और बाद में जवाब देंगे। हालांकि ये बातचीत किसी समझौते के बिना समाप्त हो गई। सूत्रों ने इसे बेहद तनावपूर्ण और असफल बातचीत बताया है। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बातचीत की पूरी जानकारी दी। सरकार के भीतर लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। केंद्र को यह तय करना था कि क्या छात्रों की सबसे बड़ी मांग को स्वीकार किया जाए या विरोध प्रदर्शन को और लंबा चलने दिया जाए। इस बीच सरकार की ओर से भी कई बड़े कदम उठाए गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए से जुड़े 47 अधिकारियों को हटाए जाने की खबर सामने आई। एनटीए के पुनर्गठन के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही गई। इसके अलावा पेपर लीक के खिलाफ कानून को और कठोर बनाने के लिए एक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई। परीक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा सचिव का स्थानांतरण और पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने जैसे फैसलों की भी चर्चा हुई। लेकिन इन सभी घोषणाओं के बावजूद सीजेपी अपने रुख से पीछे नहीं हटी। छात्र संगठन का कहना था कि अधिकारी बदल देना पर्याप्त नहीं है। जब तक राजनीतिक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यानी सरकार की ओर से एनटीए में बदलाव, नए कानून और परीक्षा सुधारों की घोषणाएं भी प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट नहीं कर सकी। इसके बाद शनिवार सुबह एक बार फिर शीर्ष स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हुआ। सूत्रों के अनुसार जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से दोबारा मुलाकात की। इसी दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भी भेज दिया।
जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, उसके बाद सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके थे। सीजेपी की सबसे बड़ी मांग स्वीकार हो चुकी थी और बातचीत में आंदोलन समाप्त करने की शर्तों पर भी चर्चा हुई। इसके बाद सीजेपी नेताओं ने सरकार के मंत्रियों के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा ये की कि संगठन अपना आंदोलन समाप्त कर रहा है। जंतर मंतर सहित देश के अलग अलग स्थानों पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील भी की गई। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को 2 महत्वपूर्ण आश्वासन दिए। पहला आश्वासन ये था कि आंदोलन में शामिल छात्रों और आयोजकों के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। प्रदर्शन में भाग लेने वाले युवाओं के खिलाफ नई कानूनी कार्रवाई न करने की बात भी कही गई। दूसरा आश्वासन उन छात्रों के परिवारों से जुड़ा था जिनके बारे में कहा यह गया था कि नीट विवाद और परीक्षा रद्द होने के बाद उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। सरकार ने ऐसे परिवारों को मौजूदा नियमों के तहत अधिकतम संभव मुआवजा देने का आश्वासन दिया। इस तरह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वह फैसला बन गया जिसने कई घंटों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से जारी बातचीत के गतिरोध को समाप्त कर दिया। अब सवाल यह है कि सरकार ने अचानक अपना रुख ऐसा क्यों बदल दिया। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि ये आंदोलन पिछले अन्य आंदोलनों से अलग है। ये केवल किसी एक राजनीतिक दल या विशेष समुदाय का आंदोलन नहीं रह गया था। इसके केंद्र में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावक थे। सरकार को ये चिंता थी कि यह आंदोलन दिल्ली से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है। कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी आंदोलन को भारी समर्थन मिल रहा था। ये भी माना गया कि आंदोलन के केंद्र में युवा वर्ग होने के कारण इसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से खतरनाक हो सकता है। युवा मतदाता आने वाले वर्षों में देश की राजनीति और चुनावों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। सरकार ने पहले आंदोलन को शांत करने के लिए कई तरीके अपनाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बदलाव की घोषणा भी की गई। परीक्षा व्यवस्था में सुधार का वादा भी किया गया। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने के लिए उनको मनाया भी गया, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद आंदोलन कमजोर होने के बजाय और मजबूत होता गया। विशेष रूप से सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने और संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद छात्रों के प्रति सहानुभूति तेजी से बढ़ी। सोनम वांगचुक लगभग 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाए जाने के बाद देश भर में इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई। आंदोलन को ऐसे लोगों का भी समर्थन मिलने लगा जो पहले सीधे नहीं जुड़े हुए थे। इसके बाद संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई ने आंदोलन को निर्णायक मोड़ दे दिया। लाठीचार्ज, आंसू गैस, कथित बैलेट गन और अन्य हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए। घायल छात्रों की तस्वीरों और वीडियोस ने जनता के बीच भारी नाराजगी पैदा कर दी। विपक्षी दलों ने भी सरकार को संसद के भीतर घेरना शुरू कर दिया था। इस तरह सरकार को एक साथ 2 मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ रहा था। संसद के भीतर विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, पेपर लीक, पुलिस कार्रवाई और छात्रों के साथ कथित ज्यादती का मुद्दा उठ रहा था। वहीं संसद के बाहर छात्र आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था। सूत्रों के अनुसार सरकार को यह 2 तरफा दबाव राजनीतिक रूप से अस्थिर दिखाई देने लगा था। एक तरफ संसद का मानसून सत्र चल रहा था और दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहती थी। इनमें परिसीमन से संबंधित एक संवैधानिक संशोधन विधेयक का भी उल्लेख किया गया था। सरकार को चिंता थी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार संसद की कार्यवाही बाधित कर सकता है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने से विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल सकता था। सरकार को उम्मीद होगी कि इससे संसद का गतिरोध कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि विपक्ष केवल इस्तीफे से संतुष्ट होगा या पुलिस कार्रवाई, पेपर लीक और प्रधानमंत्री से माफी की मांग जैसे मुद्दों को संसद में उठाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में जन दबाव के बाद किसी वरिष्ठ मंत्री का पद छोड़ना बेहद दुर्लभ रहा है। वर्ष 2014 के बाद कई मंत्रियों को कैबिनेट फेरबदल के दौरान हटाया गया या उनका विभाग बदल दिया गया है, लेकिन बड़े सार्वजनिक आंदोलन के बाद सीधे इस्तीफा देने के मामले बहुत कम रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में एमजे अकबर ने विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था।
उनके खिलाफ मीटू आंदोलन के दौरान कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का मामला इससे अलग बताया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं था। उनका इस्तीफा मंत्रालय के अंतर्गत हुई परीक्षा गड़बड़ियों और राजनीतिक जवाबदेही की मांग के कारण हुआ था। सत्तारूढ़ दल के भीतर भी इस फैसले को लेकर अलग अलग राय होने की बात कही जा रही थी। कुछ नेताओं का मानना था कि यदि इस्तीफा देना ही था तो पेपर लीक विवाद सामने आने के शुरुआती दौर में ही ये फैसला कर लेना चाहिए था। उनका तर्क है कि यदि पहले ही जवाबदेही तय कर ली जाती तो कई सप्ताह तक चले प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, सार्वजनिक नाराजगी और सरकार को हुई राजनीतिक नुकसान से बचाया जा सकता था। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नया शिक्षा मंत्री नियुक्त करने की नहीं है। असली चुनौती छात्रों का भरोसा वापस जीतने की है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके सामने कई कठिन सवाल होंगे। क्या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का वास्तव में पुनर्गठन होगा? क्या पेपर लीक रोकने के लिए नई तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी? क्या दोषी अधिकारियों और संगठित गिरोहों पर कठोर कार्रवाई होगी? क्या छात्रों को परीक्षा रद्द होने और बार बार परीक्षा होने से हुए नुकसान के लिए कोई राहत मिलेगी? सीजेपी ने आंदोलन समाप्त कर दिया है, लेकिन संगठन ने स्पष्ट किया है कि वे नई सरकार और नए शिक्षा मंत्री के कामकाज पर नजर रखेगा। संगठन ने यह भी कहा है कि छात्रों और युवाओं की जवाबदेही की मांग आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। सीजेपी नेताओं ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के उन जवानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी घोषणा की है जिन पर प्रदर्शनकारियों के साथ अत्यधिक बल प्रयोग करने के आरोप लगे हैं। संगठन ने लोगों से वीडियोस, तस्वीरें और अन्य सबूत जमा करने की अपील की है। उन सबूतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दाखिल की जा सकती हैं। इस बीच तेज विरोध के बाद दिल्ली में रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा पैलेट गन और कुछ कथित शौक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। इससे ये सवाल और गंभीर हो जाता है कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और क्या सुरक्षा बलों ने तय नियमों का पालन किया था। विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को छात्रों के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि संसद में इस मामले को उठाया जाएगा। विपक्ष प्रधानमंत्री से छात्रों से माफी मांगने और पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग भी कर सकता है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि छात्रों का भविष्य उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और प्रभावित परिवारों को सहायता देने का भरोसा भी दिला रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम का अंतिम परिणाम केवल इस्तीफे तक तय नहीं होगा। सरकार ने जो आश्वासन दिया है उनकी असली परीक्षा आने वाले हफ्तों और महीनों में होगी। क्या 47 अधिकारियों को हटाने के बाद एनडीए की कार्यप्रणाली में वास्तविक बदलाव आएगा? क्या नई नियुक्तियों में पारदर्शिता रखी जाएगी? क्या परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा मजबूत होगी? क्या पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें समय पर न्याय दे पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। सीजेपी और छात्रों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। उन्होंने कई सप्ताह तक आंदोलन चलाया है, राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाया है और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी कर दिया है। लेकिन सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि केवल देश केवल किसी मंत्री के इस्तीफे से नहीं बनता। वास्तविक परिवर्तन के लिए संस्थागत सुधार आवश्यक है। यानी आंदोलन समाप्त जरूर हुआ है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई अभी भी जारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि युवा वर्ग को लंबे समय तक नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। जब बेरोजगार, शिक्षा, परीक्षा और भविष्य जैसे मुद्दे सामने आते हैं तो छात्र आंदोलन बहुत तेजी से बड़े राजनीतिक सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार के लिए एक चेतावनी भी है और छात्रों के लिए एक संदेश भी है। लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई संगठित आवाज राजनीतिक सत्ता को फैसला बदलने पर मजबूर कर सकती है। अब देश की नजर नए शिक्षा मंत्री, परीक्षा सुधारों और सरकार तथा सीजेपी के बीच होने वाली अगली बैठक पर रहेगी। फिलहाल जंतर मंतर पर धरना समाप्त हो चुका है। छात्र और आंदोलनकारी अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन उनके नारे, उनकी मांगे और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल अभी भी देश की राजनीति में गूंज रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस पूरे विवाद को यही समाप्त कर पाती है या फिर वादे पूरे न होने की स्थिति में छात्र आंदोलन एक बार फिर वापसी कर सकता है।
आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या सीजेपी के 72 घंटे के अल्टीमेटम ने सरकार को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है? क्या केवल मंत्री का इस्तीफा पर्याप्त है या परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।